अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दो खबरें आपसे डिस्कस करनी है। एक आज आर्मी चीफ जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जीएचक्यू का दौरा किया। वो इसलिए दौरा किया क्योंकि आज जो शोधा के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स हुए 9 मई के जो वाक़यात हैं उस तनाजुर में, तो जीएचक्यू में भी इसी तरह की एक जो सेरेमनी है उसका इनेकाद किया गया। और वहाँ पर जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनको भी दावत दी गई थी। एक तस्वीर और जो वीडियो है वो यकीनी तौर पर आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि जिसमें बिल्कुल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा बैठे हैं। और वो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत से जो सहाफ़ी हैं, इवन कई जो सियासतदान हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर के अंदर एक पैगाम है सियासतदानों के लिए और सबक भी है कि कैसे जो फ़ौज है वो बेशक जो आर्मी चीफ है उनका रिटायर्ड ही क्यों ना हो, किस तरीके से वो मुत्तहिद और यूनाइटेड हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासतदान हैं, वो एक दूसरे के साथ मुसाफ़ा करने से भी कतराते हैं और अपने सियासी इख्तिलाफ़ात की वजह से एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये वजह और जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जब पॉलिटिक्स में आए, ख़ास करके वो प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उनकी जो सियासत है वो डिवाइसिव है, आप एग्री करें या ना करें, उसकी वजह से जो मुआशरा है वो बहुत ज़्यादा तकसीम हुआ। 90s की सियासत भी ऐसी थी जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर एक दूसरे के हवाले से बिटर थे, और उसका नतीजा क्या निकलता था कि तीसरी कुवत यानी कि जो फौज और एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका फ़ायदा उठाती थी। लेकिन फिर इन दोनों जमातों ने सबक सीखा माजी से और एक मिसाक जमहूरियत किया। और बाद में जब 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, दो के पीएमएलएन अपोजिशन में थी, इनिशियली वो उनके इत्तेहादी थे, लेकिन बाद में वो अपोजिशन में चले गए। मुखालफत उन्होंने ज़रूर की, लेकिन अपनी जो मुखालफत है सियासी, इस हद तक लेकर नहीं गए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें चली जाएं। बहुत से ऐसे मामलात जो कौमी नौयत के थे उसमें उन्होंने एक दूसरे का साथ भी दिया। फिर इसी तरह से जब 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी ने भी बहुत से अहम मामलात के ऊपर पीएमएलएन का साथ दिया, और जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है बिटवीन द लीडरशिप वो हमेशा रहा। लेकिन इमरान खान के आने के बाद चीज़ें वो बिल्कुल तब्दील हो गई। खैर, ये तो एक दूसरी बहस में हम चले जाएंगे। जो जनरल बाजवा की मौजूदगी है जीएचक्यू के अंदर, ये पहली दफ़ा हुआ है जब से वो रिटायर हुए 29 नवंबर पिछले साल, और फिर ये जीएचक्यू में वो गए हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रही है क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे तो उनके ऊपर नज़रें थी तमाम लोगों की। वो ये डिस्कस कर रहे थे कि एक कि इमरान खान को लेकर के और पाकिस्तान की जो सियासत है उसको लेकर के वो क्या पॉलिसी आगे लेके चलते, और दूसरा जो 6 साल जनरल बाजवा का जो दौर रहा, ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो भी मसाइल हैं वो सियासी तौर पर हों, मुआशी तौर पर हों और अदरवाइज़ हों, उसका ज़िम्मेदार कहीं न कहीं जो है वो जनरल बाजवा हैं। तो एक जो तवक्को थी या लोग ये समझ रहे थे कि क्या जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो अपने जो साबिक आर्मी चीफ हैं या जो जर्नैल अहम ओहदों पर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे। आज जो जनरल बाजवा की वहाँ पे मौजूदगी है, उससे यकीनी तौर पर ये वाज़ेह पैगाम उन लोगों को दे दिया गया है जो शायद ये तवक्को कर रहे थे कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, वो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मैं जो आपको मेरे लिए ये हैरान कुन नहीं थी बात, और उसकी वजह ये है कि थोड़ा-सा मैं आज आपको एक बैकग्राउंड भी बताता हूँ कि क्यों जनरल बाजवा वहाँ पे मौजूद थे, क्यों जनरल बाजवा और जनरल आसिम का आपस में क्या ताल्लुक है। देखें, जो फ़ोकस रहा, आपको पता है कि जो जनरल बाजवा 6 साल आर्मी चीफ़ रहे, बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहा जनरल फैज़ के ऊपर कि वो उनके मंज़ूर नज़र थे, यानी कि जनरल फैज़ उनके ब्लू आइड थे, इसमें कोई शक नहीं है। जनरल आसिम का ज़्यादा ज़िक्र नहीं हुआ। अब जब नवंबर 2016 में आर्मी चीफ़ तैनात हुए जनरल कमर जावेद बाजवा, ये बात मुझे उस वक़्त भी पता थी कि जनरल बाजवा के आर्मी चीफ़ बनने से आप समझ सकते हैं कि अब जो कैरियर है जनरल फैज़ का, वो यकीनी तौर पर वो उसको एक बूस्ट मिलेगा। और वो जैसे ही और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। उसकी रीज़न ये है कि जनरल फैज़ ने अपनी जो बेशतर सर्विस है वो जनरल बाजवा के साथ ही उन्होंने की। मसलन जब ये 10 कोर रावलपिंडी कोर के कमांडर थे जनरल बाजवा, तो ये उनके उस वक़्त स्टाफ अफ़सर थे।
तो ये बात तो मुझे उस वक्त पता थी, या वो लोग जो करीब से जनरल फैज़ को जानते थे और जनरल बाजवा और इनका ताल्लुक, कि जनरल कमर जावेद बाजवा अगर आर्मी चीफ बनेंगे तो फिर यकीनी तौर पर एक अच्छी पोजीशन पर जनरल फैज़ ज़रूर आएंगे, और वही हुआ। विद इन डेज उन्होंने उन्हें पुन्नू आकल से उठाया और उनको डीजीसी बना दिया आईएसआई के अंदर। बड़ी अहम पोजीशन होती है, और वहीं से एक्चुअली जनरल फैज़ की राइज हुई। लोगों को पता चला जिस तरह से उनकी व्हीलिंग डीलिंग थी, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस की, उससे फिर उनका एक नाम बना। तो बहुत से लोग ये नहीं जानते कि एन जब उनको वो डीजीसी उनको तैनात किया, तो उसी वक्त ही उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को डीजीएमआई यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात किया। अब ये जो दोनों पोजीशंस हैं, ये बड़ी अहम पोजीशंस हैं। उसकी रीज़न ये है कि डीजीसी और डीजीएमआई होता वही है जो आर्मी चीफ का एक खास और ट्रस्टेड जो अफसर हो। तो लोगों की फोकस तो ज़्यादा जनरल फैज़ के ऊपर था, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि जितना करीब जनरल फैज़ जनरल कमर जावेद बाजवा के थे, उतना ही जनरल जो आसिम मुनीर है वो भी उनके थे। तो इसीलिए शुरू में ये भी मैं आपको बता दूं कि जनरल फैज़ की ये ख्वाहिश थी, उन्होंने कोशिश भी की कि उनको डीजीएमआई बनाया जाए बजाय डीजीसी के, लेकिन वो कुरा जो है वो जनरल आसिम के नाम निकला, और फिर जो जनरल फैज़ हैं उनको उन्होंने डीजीसी बना दिया आईएसआई के अंदर। तो बात बताने का मकसद ये है कि जो जनरल बाजवा और जनरल आसिम की जो प्रोफेशनल ग्रोथ हुई, उस वक्त जब आर्मी चीफ ये तैनात हुए जनरल कमर जावेद बाजवा तो मेजर जनरल थे। मेजर जनरल से जो लेफ्टिनेंट जनरल बने, उसमें डेफिनेटली जनरल आसिम जनरल बाजवा का एक किरदार था। और जो डीजी आईएसआई भी तैनात किया, वो ज़ाहिर है कि जनरल जो आर्मी चीफ रेकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर को, तो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर ही जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई तैनात किया। और डीजीआईएसआई अगेन जो आर्मी चीफ है वो उसी का नाम रेकमेंड करेगा जो उसका खास और ट्रस्टेड इंसान जो अफसर होगा। तो लोग शायद ये जो फाइनल डिटेल्स हैं ये नहीं जानते कि जनरल आसिम जो हैं वो जनरल बाजवा के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाने वाले अफसर थे और एक ट्रस्टेड अफसर थे। अब जब हाल ही में अगर आप देखें कि एक कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है कि जब डीजीआईएसआई के ओहदे से उनको हटा दिया गया जनरल आसिम मुनीर को, तो आखिर उसमें किसका रोल था? क्या इमरान खान साहब ने उनको हटाया, या जनरल बाजवा जो हैं जनरल फैज़ को लाना चाहते थे इसलिए उनको हटाया? इमरान खान साहब ने हाल ही में दावा किया कि ये जो खबरें आ रही हैं कि शायद उन्होंने जनरल आसिम ने कोई ऐसे एविडेंस उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी उनके हवाले से लाए थे और इस वजह से उनको चेंज किया गया था, उसको उन्होंने मुस्तरद किया। हालांकि जो मेरी भी मालूमात हैं, हकीकत यही है कि एक लड़ाई की बहुत बड़ी वजह यही थी कि इमरान खान को ये बात अच्छी नहीं लगी जब उन्होंने जो मुबैना तौर पर बातें हो रही थी, कुछ ऐसी मालूमात जो उनके सामने आई कि शायद जो बुशरा बीबी हैं और वो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार और उनकी एक जो फ्रेंड हैं फरा गोगी, उनके साथ मिलके करप्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको हटा दिया गया। अब वो तासर इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया हाल ही में, ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जनरल बाजवा के कहने पर उनको हटाया गया। जो मेरी मालूमात हैं, जो जनरल बाजवा के करीबी ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मैं जनरल आसिम को हटाना होता तो मैं उन्हें डीजीआईएसआई सबसे पहले रेकमेंड क्यों करता, सेकेंडली फिर मैं उनका नाम क्यों तजवीज़ करता आर्मी चीफ के लिए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती या आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी, तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा फड्डा था। मसलन ये क्योंकि पीएमए लॉन्ग कोर्स से नहीं है, इनकी रिटायरमेंट की एज का थोड़ा सा इशू था। जब लेफ्टिनेंट जनरल बने तो किसी वजह से इन्होंने जो उनको बैज लगे वो लेट लगे। तो एक जो खास करके जो 76 लॉन्ग कोर्स के, जिसमें जनरल साहिर शमशाद, जनरल फैज़, जनरल नोमान और जनरल अजहर अब्बास, तो ये जो लोग थे ये समझते थे कि जनरल आसिम जो है वो एलिजिबल नहीं है टू बिकम एन आर्मी चीफ, क्योंकि ये 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। तो जो मुझे पता चला है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ये कहते हैं कि अगर जनरल आसिम के साथ उनका कोई इशू होता तो वो जीएचक्यू की तरफ से उनको उनका नाम शामिल ना करते आर्मी चीफ की जो 5 नाम या 6 नाम भेजे गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। तो वो एक लिहाज से क्रेडिट लेते हैं कि जनरल आसिम को अपॉइंट करवाने में उनका किरदार है। हालांकि वो अलग बात है कि जनरल बाजवा की एक ख़ास बात है कि वो सियासतदान हों, सियासी जमातें हों या उनके साथ काम करने वाले अफसर हों, उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो विकेट के चारों तरफ खेलते हैं। और जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे आर्मी चीफ बनने के, कहा यह जाता है कि इनफरादी तौर पर
जनरल कमर जावेद बाजवा ने सबको ये आस लगाई हुई थी कि मैं आपका नाम रेकमेंड करूंगा, लेकिन जो जनरल आसिम की तैनाती है उसमें जनरल बाजवा जो हैं वो अब क्रेडिट लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जो ज़ाहिर है कि वो ऐसे बंदे का ही नाम रेकमेंड करेंगे जो फ्यूचर में उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह से अगर लोग समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जनरल बाजवा के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और आज का ये जो इमेज है, जो तस्वीर आपके सामने आई है, जिस तरह उनके साथ वो बैठे हुए हैं, उससे तो आई थिंक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो चला गया है। रही बात जनरल फैज़ हमीद की, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल आसिम, जनरल फैज़ दौरान सर्विस जनरल कमर जावेद बाजवा के दोनों करीब थे। इनकी प्रमोशन में लेफ्टिनेंट जनरल बनने में जनरल कमर जावेद बाजवा का ही किरदार है, दोनों को DGISI बनाने में इन्हीं का किरदार है। लेकिन जनरल आसिम के और जनरल फैज़ के आपस में ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो एक तासुर ये है कि शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन क्योंकि जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा भी आपस में क्लोज हैं, तो अगर जनरल आसिम शायद कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते भी हों, तो ऐन मुमकिन है कि जनरल फैज़ अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करते हुए जनरल बाजवा को इन्वॉल्व करें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो सियासतदानों के लिए वाज़ेह पैगाम कि देखें, फ़ौज के अंदर ये शायद एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है कि जो भी उनका एक्स बॉस होता है वो उसको ऑनर करते हैं। उसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जनरल मुशर्रफ को सज़ा दी गई, सज़ाए मौत दी गई। एक दिन के लिए जनरल मुशर्रफ जो हैं वो जेल के अंदर नहीं गए। उनकी सज़ा को फ़ौरी तौर पर कलअदम करवाया गया। जब उनकी वफ़ात हुई, कराची में तदफ़ीन हुई, तो सरकारी उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। सो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जनरल आसिम अपने एक्स बॉस के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, तो आई थिंक दे शुड सिट डाउन, और इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। आखिर में एक बात मैं करना चाहता हूँ कि सारी जो सियासी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर धींगा मुश्ती चल रही है, इसकी कैजुअलिटी पाकिस्तान की मईशत है। इस वक्त मईशत से बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। फ़र्क ये है कि तमाम तर तवज्जो हमारी इसके ऊपर है कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, आर्मी जो एक्ट के तहत किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या प्रोजेक्ट इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ख़त्म कर पाएगी। असल इशू इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है। इस माली साल के जो अहदाफ जो रखे गए थे, एक भी हदफ जो है वो ये हुकूमत पूरा नहीं कर सकी। जो मुआशी ग्रोथ है, जो इकनॉमिक जो ग्रोथ है, उसका जो टारगेट था 5%, जो इस साल पाकिस्तान की मईशत ग्रो करेगी वो 0.3%। तसव्वुर करें, 5% का टारगेट था, 0.3%। और ये भी जो फिगर है, ये कहा जा रहा है कि इसको भी मैनिपुलेट किया गया है। शायद पाकिस्तान की मईशत ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ग्रो करने के बजाय पीछे गई है। डॉक्टर हफीज़ पाशा रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान की मईशत इस साल 3% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि -3% पाकिस्तान की मईशत होनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या है? जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि सालाना जो आमदन है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। उसके फिगर्स अभी आना बाकी हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तान की GDP का साइज़ है, जो पिछले साल था, वो तकरीबन $365 बिलियन था। इस इन आदाद-ओ-शुमार के बाद लगता ये है कि वो कम होकर शायद 340 या $345 बिलियन तक रह जाएगा। और एक मैं आपको आई ओपनिंग फिगर, एस्टोनिशिंग फिगर दूँ। हम बड़ी बातें करते हैं, 23-24 करोड़ का ये मुल्क है। सिर्फ भारतीय जो रियासत है महाराष्ट्र, उसकी जो GDP है एक रियासत की, वो अगले साल तवक्को की जा रही कि $425 बिलियन होगी, सिर्फ महाराष्ट्र की। और हमारी जो पाकिस्तान की ओवरऑल GDP का साइज़ है, वो बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। और दूसरा, जो इसहाक डार साहब अभी भी इस बात पर बज़िद हैं कि पाकिस्तान को जो IMF का जो प्रोग्राम जो है वो हम कंक्लूड कर लेंगे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आदाद-ओ-शुमार देखें, 2 मतलब हालिया सालों में 2 मुल्क घाना और श्रीलंका जो हैं वो डिफ़ॉल्ट किए हैं। और उनकी जो लोकल करेंसी है अगेंस्ट डॉलर, इवन डिफ़ॉल्ट करने के बाद जब उन्होंने दोबारा IMF के प्रोग्राम में वो गए हैं, रीस्ट्रक्चर किया है, अब उनकी जो लोकल करेंसी है वो बेहतर हो रही है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड अभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया हमने। हमारी ही जो ट्रैजेक्टरी है, जो डीवैल्यूएशन हो रही है रुपए की, वो श्रीलंका से भी ज़्यादा है। अब श्रीलंका हमारे से बेहतर हो गया है। और जो मौजूदा जो हालात हैं, जो जून में अगर प्रोग्राम कंक्लूड भी होता है, पूरी तरह कंक्लूड भी नहीं होगा, तमाम अक़सात हमें मिली भी नहीं। इसहाक डार साहब जो भी कहें, जो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत है, पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग टर्म IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 3 साल की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सटर्नल, तकरीबन 35 से लेके $42 अरब की बात हो रही है।
अब अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो कौन हमें इतने ज़्यादा पैसे देगा? ये सोचने वाली बात है। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये पॉलिटिकल लेवल पर ये धुआं या बादल छट जाएंगे या डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी, तो फिर रियलाइज़ होगा कि इस वक्त असल चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की मईशत है और वही हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगा। दूसरा, फ़ौज के लिए, यकजहती के लिए जितने दिन मना लें, फ़ौज बिल्कुल पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अगर आप फ़ौज या किसी भी इदारे को मजबूत देखना चाहते हैं तो उसके लिए मजबूत जो मईशत है वो नागुज़ीर है। और मईशत आपकी मजबूत तब होगी जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो सियासी इस्तेहकाम आता नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह खैर करे। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।